आपकी पार्टी जहाँ भी खड़ती है वहाँ पर बीजेपी जीत जाती है। दूसरे लोग भी काम कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर आप यही काम कर सकते थे। बहुत सारी पार्टीज हैं, नाम क्यों नहीं लेने पर। यह बात बिल्कुल गलत है कि नॉन मुस्लिम को सीट नहीं देगी। संविधान एमआईएम एक संविधान पर चलने वाली पार्टी है। तो एमआईएम जो है वो वोट चोरी का जो ये मामला है उसमें खुलकर सामने नहीं आया। ये जो सोच आप सोच रहे हैं इसको बदलना ज़रूरी है। देखिए, इंडिया गठबंधन में एमआईएम को नहीं बुलाया गया। इसका एक इशारा क्या एमआईएम बीजेपी के साथ है, जिसकी वजह से एमआईएम खामोश है। तो सिर्फ मुसलमानों के वोट से क्या एमआईएम जीत सकता है? अब लोग समझ रहे हैं सच्चाई क्या है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो रवैया एमआईएम का था, जो रवैया असद साहब का था, आपने और हमने देखा कि किस तरह की तब्दीली आई। आपके बातों से मालूम पड़ता है कि आपकी पार्टी सेकुलर है, लेकिन हम ये और ये अवाम ये नहीं मानते, क्योंकि आपकी पार्टी का जो नाम है वो एक वन साइड नेम है, इससे सेकुलरिज्म नहीं दिखता। कि नॉन मुस्लिम संगठन के पेजेस में असद ओवैसी साहब का नाम आ रहा है और लोग बाकायदा ये लिखकर कह रहे हैं कि हम इस बार एमआईएम को। तो आप पर एक इल्ज़ाम भी आता है कि आप भड़काऊ बयान देते हैं, एमआईएम भड़काऊ बयान देती है, जिससे माहौल गर्म होने के चांसेस हैं या दंगे होने के चांसेस है। और आपका एक बयान भी आज भी ट्रेंडिंग में रहता है 15 मिनट का, इसके ऊपर क्या कहेंगे? अखिलेश यादव हैं, वो यादवों की बात करते हैं। शिवसेना का नाम शिवसेना क्यों है? क्यों वो मराठाओं की बात करते हैं? जो मीडिया का है, मीडिया बात पर ये इल्ज़ाम लगाती है कि भड़काऊ भाषण। तल्ख बयानी करना, हकीकत को बयान करना क्या भड़काऊ भाषण है? मैं अपने समाज के लिए लड़ रहा हूँ, क्या ये भड़काऊ भाषण है? जो कमजोरियाँ हमारे समाज में हैं इसके लिए मैं अपना हक पूछ रहा हूँ, क्या वो भड़काऊ भाषण है? सलामती हो उन लोगों पे जो मेहनत और कोशिश से खुद को और माशरे को बदलना चाहते हैं एक बेहतर ज़िंदगी के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। तो आज के इस पॉडकास्ट के मेहमान हैं दावणगेरे डिस्ट्रिक्ट के एआईएमआईएम के यूथ प्रेसिडेंट मोहम्मद उमर फारूक साहब। तो आइए जानते हैं एमआईएम के बारे में और यूथ को लेकर ये क्या काम कर रहे हैं और यूथ के ऊपर क्या काम कर रहे हैं। ये पॉडकास्ट आज उन लोगों के लिए होगा जो नौजवान हैं और जो फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं या पॉलिटिक्स से जुड़ना चाहते हैं। तो आइए शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। सबसे पहले आप अपना तारुफ दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद उमर फारूक है जी। मैं एक एमबीए ग्रेजुएट हूँ जी। मेरा पॉलिटिकल करियर जो है वो शुरू से एमआईएम की तरफ था। 2012 से मेरा जो झुकाव है वो सिर्फ एमआईएम पार्टी की तरफ था। जी। दरमियान में हमने एनएसयूआई में भी काम किया, उनके साथ भी जुड़े, लेकिन विचारधारा अलग होने की वजह से मैंने रास्ता सिर्फ एमआईएम का इख्तियार किया। पॉलिटिक्स को क्यों चुना आपने और एमआईएम को ही क्यों चुना? जैसे मैंने बताया कि एक विचारधारा होती है जी, सबकी अलग अलग विचारधारा होती है जी। मैंने जब देखा कि मुस्लिम समाज में जो खस्ता हालत है, जिस तरीके के डेवलपमेंट्स नहीं हो रहे हैं जी, जिस तरीके से एक बैकवर्ड कम्युनिटी के जरिए से मुसलमानों को पीछे किया जा रहा है, उस हिसाब से एक हमारी आवाज़ जो है वो एमआईएम बन सकती है। जी। तो मैंने इस चीज़ पर गौर व फिक्र किया और वो पार्टी की आइडियोलॉजी अच्छी लगी क्योंकि वो संविधान के बारे में बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ के बारे में बात करते हैं, कानून के दायरे में रहकर मुल्क की सालिमियत को खतरा ना पहुंचे, ऐसी चीज़ें वो अक्सर करते आ रहे हैं। इसलिए मैंने एमआईएम को चुना। जी। तो यूथ के प्रेसिडेंट हैं आप जी। तो यूथ को लेकर कैसा काम कर रहे हैं? देखिए, अभी ये हमारी शुरुआत है। हमने युवा मेंबरशिप बनाई है, हमने यूथ को जोड़ रहे हैं। 18 साल से लेकर 35 साल के अंदर तक के जो युवा हैं उनको जाकर हम मीट हो रहे हैं। हमारी जो मानसिकता है, हमारी जो सोच है वो उन तक पहुंचा रहे हैं। जो वो सोचते हैं हम भी उस चीज़ को सुन रहे हैं ताकि हमारी बात को आगे रख सकें। हम ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और जो एक्टिविटीज़ जो आने वाले दिनों में हम करने जा रहे हैं वो भी बहुत सारे हम सोच के रखे हैं। इंशाल्लाह हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो मेन प्रेसिडेंट हैं जनाब मोहम्मद अली शेख साहब, उनसे भी इस चीज़ पर बातचीत हुई है। आने वाले वक्त में हम सारे एक्टिविटीज़ को सर अंजाम देंगे। यूथ में अभी स्टूडेंट भी होंगे जी और कुछ रोज़गार भी होंगे जो कमाना खाना जिनका डेली कमाएंगे तो खाएंगे। तो इनको लेकर कैसा काम करेंगे? या स्टूडेंट की लाइफ में डिस्टर्ब होगा या वो लोग की लाइफ में डिस्टर्ब होगा जो कमाना खाना है, इनको लेकर कैसा काम करेंगे? देखिए, सबसे पहली चीज़, हम किसी को फोर्स नहीं करते कि आप अपना ज़्यादा वक्त एमआईएम के लिए दें। अपनी ज़िंदगी का एक छोटा लम्हा आप एमआईएम के लिए दे सकते हैं ताकि इससे कौम की खिदमत हो, आपका फ्यूचर बने, आप जो काम करना चाहते हो
जिस आइडियोलॉजी के बिना पर आप काम करना चाहते हो वो कर सकते हैं। जी। लेकिन जो टाइम की बात कही है आपने, चाहे स्टूडेंट हो चाहे रोजगार हो, उनको जो वक्त हमने मुकर्रर किया है वो उसका शेड्यूल बहुत कम होता है। दिन में आधा से पौना घंटा या फिर 1 घंटे के भी दरमियान में हम अपनी मीटिंग्स को ख़त्म करते हैं, और ये मीटिंग्स माहाना एक टाइम होती है या फिर एक 15 दिन में एक मरतबा होती है। ज़्यादा हम इस शेड्यूल को ये नहीं करते कि आने वाले लोगों को तकल्लुफ़ इससे ज़्यादा पहुँचे, इसलिए हम इसको शॉर्ट टाइम शॉर्ट पीरियड में हम मीटिंग्स वगैरह करते हैं। जी। अगर कोई एक्टिविटीज़ हो तो अपना एक दिन का वक्त निकाल कर वो काम कर सकते हैं हमारे साथ। ठीक है। और भी पार्टीज यूथ के लिए काम कर रही हैं, आपके और उनके बीच में क्या फ़र्क है? देखिए, पार्टीज़, हर एक पॉलिटिकल पार्टीज़ का यूथ ऑर्गेनाइजेशन होता है। जी। इनकी पहली ये चीज़ होती है कि युवाओं को ज़मीनी स्तर पर मजबूत किया जाए, ताकि आने वाले वक्त में वो पार्टी की बागडोर संभाल सकें। जैसे कि हम एमआईएम यूथ में काम कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे एक्टिविटीज़ होंगे। जब हम आगे बढ़ेंगे, हमारा जो प्रोग्रेस है वो आगे बढ़ेगा, तो हमें मुंतकिल किया जाएगा मेन एमआईएम में, वहाँ पर हम काम करेंगे। उसके बाद हमें टिकट दिया जाएगा, एक ओहदों से नवाजा जाएगा, उस ओहदों पर हम काम करेंगे। इससे क्या होता है, पार्टी मजबूत होती है। इसलिए ये एमआईएम के हो या फिर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो, ये यूथ विंग बनाए जाते हैं ताकि ज़मीनी स्तर पर युवा मजबूत हो सके। जी। दूसरे लोग भी काम कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर आप यही काम कर सकते थे। बहुत सारी पार्टीज हैं, नाम तो नहीं लेंगे तो अच्छा है, उनके साथ मिलकर काम कर सकते थे। और हर पार्टी अपने अपने यूथ विंग बनाएगी तो काम कैसे चलेगा आपके हिसाब से? जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये युवा जो पार्टीज होती हैं, जी। चाहे एमआईएम यूथ हो, चाहे एनएसयूआई स्टूडेंट विंग हो, जी। या फिर यूथ कांग्रेस हो, या फिर बीजेपी के कोई युवा पार्टीज हो, जी। एसडीपीआई की यूथ हो, कैंपस फ्रंट हो, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन एक पार्टी के लिए काम करते हैं ताकि पार्टी का रास्ता हमवार हो सके। और जब हम लोग युवाओं के साथ बैठकर काम करेंगे, स्टूडेंट्स, नौजवान, औरतें, जितने भी ये युवा हैं, वो सारे मिलकर अगर काम करेंगे तो ये पार्टी के लिए बहुत बड़ी ताकत बनेगी, और आगे चलकर हम भी पार्टी के लिए जो है अपना पुरजोश तरीके से हम पार्टी के लिए काम कर सकते हैं। इसलिए ये एमआईएम, ये पार्टी के लिए एमआईएम यूथ से, और पर्टिकुलरली एमआईएम हो, एनएसयूआई हो, यूथ कांग्रेस हो, और कोई भी दीगर पार्टी से रिलेटेड कोई भी युवा हो, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी के आइडियोलॉजी के ऊपर ही काम करती है। उस बिना पर हम भी काम कर रहे हैं। इससे पहले मैंने भी एक इंटरव्यू किया था, वो उनको भी मैंने ये सवाल किया था, मैं आपको भी वो करना चाहूँगा। वो लोग स्कूल और कॉलेज में जाते हैं और वहाँ पर नशे के बारे में बोल के वहाँ अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप भी वही काम करेंगे क्या, इससे हटकर कुछ करना चाहेंगे? हम हटकर भी काम करना चाह रहे हैं, ताकि जो इलाके के जो जिम्मेदारान हैं, हम उनसे भी मिलना चाह रहे हैं, उनको भी इस बात की इत्तला देना चाहते हैं कि आपके इलाके में जो लोग, जो नौजवान नशे की हालत में हैं, उनके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ये करें। और ख़ास करके जो उलमा इकराम हैं, मस्जिद के इमाम हैं, हम उनसे भी मिलना चाहते हैं, उनसे भी बात करना चाहते हैं, और कॉरपोरेटर्स हैं, उनसे भी बात करेंगे, और थोड़ा हटकर हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ज़रूर करेंगे। जी। एमआईएम संविधान की बात करता है और हर तबके की बात करने की कोशिश करता है, और हर तबके की बात करता भी है, लेकिन इसमें नॉन मुस्लिम को सीट नहीं देते, बोलो क्यों? देखिए, यह बात बिल्कुल गलत है कि नॉन मुस्लिम को सीट नहीं देते। एमआईएम एक संविधान पर चलने वाली पार्टी है, और हर पार्टी संविधान पर चलती है जी। लेकिन यह कहना कि नॉन मुस्लिम को सीट नहीं देते, अब एक मिसाल ले लीजिए आप, बनारस वाले मिश्रा जी जो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा फेमस हैं जी, उनको सीट दिया गया था यूपी इलेक्शन में, बनारस वाराणसी से वो लड़े। और जो गाजियाबाद से हमारे पंडित मनमोहन झा हैं, वो भी पंडित जी हैं, उनको भी सीट दिया गया था, वो भी, उन्होंने भी प्रचार किया, वो भी इलेक्शन लड़े। और हाल ही में जो और एक हमारे उत्तर प्रदेश के एक काफी फेमस इंसान है, उनको भी सीट देने की बात चल रही है जी। और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, नगर निगम में हो और इसमें कॉर्पोरेटर इलेक्शंस में हो, विधानसभा इलेक्शंस में हो, लोकसभा इलेक्शंस में हो, बहुत सारी चीज जगह हम पार्टी की तरफ से नॉन मुस्लिम्स को सीट देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, आपकी पार्टी जहां में खड़ती है वहां पर बीजेपी जीत जाती है, और आपको बीजेपी, और एक बहुत आम सवाल है, आपको बी टीम भी कहा जाता है। ये बी टीम वाली चीज जो बात है यह पुरानी हो चुकी है, इसमें कोई दमखम नहीं रहा। पहले लोग
सिर्फ देखी दिखाई बातों पर बात करते थे, जी आज डेटा के ऊपर बात कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। 2019 में हम 3 सीटों पर चुनाव लड़े, जी एक हैदराबाद में, एक सीमांचल में, एक औरंगाबाद में। 3 सीटों पर हम इलेक्शन लड़े, उसमें हैदराबाद कामयाब है, औरंगाबाद कामयाब है। सीमांचल में हम हार गए, वहां पर भी कांग्रेस जीत चुकी है। और उस हिसाब से देखें तो 545 के ऐवान में हम 3 सीटें लड़कर बाकी बकिया 542 सीट पर वोट किसने डिवाइड किया? ये सोचने वाली बात है। सही। ये जो सोच आप सोच रहे हैं, इसको बदलना जरूरी है। जी यही बात हम बार बार लोगों से कहते हैं। जब हम लोगों से जुड़ते हैं, युवा हमें बार बार यही सवाल करते हैं, तो हम उनको डाटा के ऊपर बताते हैं कि कहाँ कहाँ ये चीजें हुई। अगर मैं आपसे कहूँ कि 2024 का जो इलेक्शन है, वहां शिवसेना गठबंधन की वजह से, शिवसेना कांग्रेस गठबंधन की वजह से वोट चेंज हुआ। फायदा किसको हुआ? बीजेपी को हुआ। और हार किसको हुई? एमआईएम को हुई। अगर मैं आपसे इल्जाम लगाऊं कि आपकी वजह से अब मैं बी टीम कहूं आपको, तो ये सारी चीजें सही नहीं है, तो इल्जामात नहीं लगाना चाहिए। तो वो किसी शायर का एक शेर है कि तोल देते हैं जरा सी बात पर हमारे किरदार को लोग, तोल देते हैं जरा सी बात को हमारी किरदार को लोग, जब बात उनकी जात की आई तो उन्हें तराजू नहीं मिलता। सही, सही बात तो सही है। अभी हाल ही में राहुल गांधी ने जो वोट चोरी के ऊपर अपना एक इंटरव्यू ये किया था, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, वोट चोरी के बारे में सबसे पहले हमारे इम्तियाज जलील साहब आए, उन्होंने ये बात कहा कि उनके क्षेत्र में छेड़खानी हुई है, ऐसी सारी चीज़ें हो रही हैं। इस पर एमआईएम भी बात कर रही है, एमआईएम के बहुत सारे एमपीस और एमएलएस भी आकर ये कर रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में सदर साहब भी इस चीज़ की ये करेंगे। सही। तो एमआईएम जो है वो वोट चोरी का जो ये मामला हो उसमें खुलकर सामने नहीं आया। देखिए, इंडिया गठबंधन में एमआईएम को नहीं बुलाया गया। इसका एक इशारा क्या एमआईएम बीजेपी के साथ है जिसकी वजह से एमआईएम खामोश है? मैं वही चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन में 2024 के इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में एमआईएम को साथ नहीं लिया गया जी, उनको अलग रखा गया। और उसके बाद आज जो बिहार में इलेक्शन हो रहा है, वहां लोग सड़कों पर उतर आ रहे हैं, प्लास्टर कार्ड लेकर एहतजाज कर रहे हैं, अगर गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, ऐसी सारी चीजें कह रहे हैं। उसके बावजूद भी इंडिया गठबंधन एमआईएम को साथ में लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर जब आप हमको अपना ही नहीं समझना चाह रहे, तब आप जंतर मंतर में जाकर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो हम क्यों आपका साथ दें? हम अपनी खुद की लड़ाई लड़ेंगे, अपने अधिकार की लड़ाई हम लड़ना जानते हैं और हम लड़ेंगे। जी जी। भारत में 25% मुसलमान है, ऐसा मान लीजिए 25% है, और 75% नॉन मुस्लिम्स हैं, और एमआईएम का जो फोकस है वो सिर्फ 25% की तरफ है। तो सिर्फ मुसलमानों के वोट से क्या एमआईएम जीत सकता है? देखिए, एमआईएम सीट नॉन मुस्लिम्स को भी दे रही है, वोट नॉन मुस्लिम के भी मिल रहे हैं, इंशाल्लाह आने वाला में मिलेंगे। क्योंकि जो मानसिकता 2014, 2015, 2019 या 20 में थी, अब लोगों का दिमाग चेंज हो चुका है। अब लोग समझ रहे हैं सच्चाई क्या है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो रवैया एमआईएम का था, जो रवैया असद साहब का था, आपने और हमने देखा कि किस तरह की तब्दीली आई। कैसे लोग, अगर जाकर आप यूट्यूब में देखेंगे, नीचे कमेंट्स देखेंगे या फिर आप रील्स में देखेंगे, बहुत सारे नॉन मुस्लिम संगठन के पेजेस में असद ओवैसी साहब का नाम आ रहा है, और लोग बाकायदा ये लिखकर कह रहे हैं कि हम इस बार एमआईएम को वोट देंगे। और रही बात, एमआईएम सिर्फ अक़लियतों की बात करती है, मुसलमानों की बात करती है। कामयाबी देना ना देना वो अल्लाह की ज़ात पर यकीन है। कोशिश करना हमारा काम है। हम कोशिश इसके लिए कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पसमानदा इलाके मुसलमानों के हैं। जैसे जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष ने कहा, उनके चीफ ने कहा कि दलितों के बाद सबसे ज़्यादा बैकवर्ड अगर कोई तबका है तो वो मुसलमान है। हमें मुसलमानों के इन कमजोरियों के ऊपर काम करना है, इसलिए हम काम कर रहे हैं। हमें ये फिक्र नहीं है कि कौन 25% है, कौन 75% है। एटलीस्ट आप कोशिश भी नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? देखिए, एक बहुत अच्छी बात मेरे दिमाग में आई कि एक बहुत बड़ा जंगल था, जंगल में घनी आग लगी थी जी। तो आग लगने की वजह से सारे जो चरिंद परिंद और जानवर थे वो एक जगह जमा हो गए और वो आग लगते हुआ देख रहे थे। तो उन जानवरों ने देखा कि एक चिड़िया अपनी चोंच में एक एक खतरा पानी लेकर आग बुझाने की कोशिश कर रही थी जी। तो उन जानवरों ने कहा कि ए चिड़िया, तू बेवकूफ है,
इतना बड़ा जंगल है, इतनी घनी आग है, तेरे एक कदरे से क्या आग बुझ जाएगी? तो उस चिड़िया ने मासूमाना तरीके से जवाब दिया कि मैं आग इसलिए बुझा रही हूं कि जब हिसाब व किताब का दिन होगा उस वक्त मेरा शुमार आग बुझाने वालों में से होगा, ना कि खड़े होकर तमाशा देखने वालों में से। हम तमाशा नहीं देखेंगे, जितनी कोशिश होगी हमारे हाथ से करेंगे। कामयाबी देना या ना देना वो ऊपर वाले की अल्लाह के हाथ जिम्मे में। है। सही। आपके बातों से मालूम पड़ता है कि आपकी पार्टी सेकुलर है, जी। लेकिन हम ये और ये अवाम ये नहीं मानते, क्योंकि आपकी पार्टी का जो नाम है वो एक वन साइड नेम है, इससे सेकुलरिज्म नहीं दिखता। क्यों? देखिए, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपको इस बात की इजाजत देता है कि आप अपने मजहब पर चल सकते हैं जी। आप अपने कौम की बात कर सकते हैं। इंटरव्यू के शुरू से मैं ये बात कहता आ रहा हूँ, सबसे पिछड़ा तबका मुसलमानों का है, इसलिए हमारी पार्टी बनी है। इसका आगाज बहुत पहले से हो चुका है, आज़ाद हिंदुस्तान से भी हम ये इलेक्शंस लड़ते आ रहे हैं, हमारे एमपीज भी हैं, एमएलएस भी हैं, करते आ रहे हैं। लेकिन ये बात कहना कि इसमें मुस्लिम का नाम है, मुस्लिम इत्तेहादुल मजलिस, ये सिर्फ मुसलमानों की बात करती है, ये चीज नहीं है। आप एक बात आप मिसाल ले लें, बहुजन समाज पार्टी किसकी है? मायावती की पार्टी है। वो अपने तबके की बात करते हैं, वो अपने समाज की बात करते हैं। और जो वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी है प्रकाश अंबेडकर साहब की, वो अपने तबके की बात करते हैं, अपने समाज की बात करते हैं। और ये जो हमारे अखिलेश यादव हैं, वो यादवों की बात करते हैं। शिवसेना का नाम शिवसेना क्यों है? क्यों वो मराठाओं की बात करते हैं? हर पार्टी, हर समाज की एक एक पार्टी है, वो अपने समाज की बात करते हैं। जब मुसलमानों की बात आती है तो इनके पेट में दर्द होता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को तनकीद का निशाना बनाओ और एमआईएम को तनकीद का निशाना बनाओ। ये सोच को बदलिए। आप चारों तरफ देखोगे तो आपको समझ आएगा ये चीज के एमआईएम भी एक मुल्क के एक हिस्से की एक पार्टी है, यहाँ भी ये संविधान के ऊपर रहकर काम कर रही है। तो आगे क्या नाम चेंज करेंगे कि इसी नाम क्यों करें? हमारा नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है जी। ये हिंदुस्तान में। और जो कह रहे हैं कि सेकुलर नहीं है, सेकुलर नहीं दिख रहा नाम, इसलिए ये बात है। आपने देखा होगा रिसेंट में एक वाकया पेश आया, दारुसलाम को चंद हिंदू भाई आए, उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी से कहा देखा कि जो डफ बजाते हैं उसकी परमिशन नहीं दे रहे गणेश चतुर्थी के लिए। तो फौरन उन्होंने क्या किया, उनके एक जो मेंबर है उनको बुलाकर इस बात को बताया। वो गए कमिश्नर साहब के पास गए और उन्हें बात किया। बात करने के बाद उन्हें वो परमिशन दिलवाई जी। और ऐसे कई सारे काम हैं जो अब वहाँ के नामपल्ली के जो एक एमएलए हैं, उनका नाम है जनाब माजिद हुसैन साहब। माजिद हुसैन साहब जो हैं वो एक एमएलए हैं वहाँ के जी। उन्होंने हालिया दिनों में एक वायरल हो रहा था उनका वीडियो, उन्होंने कहा कि अगर हमारे इलाके में मंदिरों को अगर कोई तकलीफ होगी, पाकीज़गी नहीं होगी, तो मैं आपकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। हाँ, सुना मैं। ये बात उन्होंने क्यों कही? लाल दरवाजे के मंदिर के लिए अकबर साहब ने 15 करोड़ रुपए सैंक्शन करवाए। क्यों करवाए? एमआईएम के दफ्तर में, दारुसलाम में कांग्रेस वाले भी आते हैं, बीजेपी वाले भी आते हैं, आरएसएस वाले भी आते हैं, कमजोर तबके वाले भी आते हैं, दलित समाज वाले भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, हर समाज के लोग आते हैं। जिन लोगों ने उन्हें वोट दिया वो लोग भी आते हैं, जिन लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया वो लोग भी आते हैं। सब लोग आकर अपनी बात रखते हैं और वो लोग सबका काम करते हैं। इसमें कोई ये चीज नहीं है कि जिन्होंने हमें वोट दिया सिर्फ उनका काम करना है, जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया। कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर आप एमएलए या एमपी हैं तो आप पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो मेंबरान हैं, जो वोटर्स हैं, जो रहने वाले नागरिक हैं, उनकी जिम्मा आपका है। तो इस हिसाब से एमआईएम काम कर रही है। ठीक है। दिल्ली, यूपी और महाराष्ट्र में आप एमआईएम की थोड़ी अच्छी फॉलोइंग है, वहां पर भी आपकी जीत नहीं हुई, वहां पर भी जीत आपको हासिल नहीं हुई, क्यों ऐसा? देखिए, हम बहुत जगह जा रहे हैं, जहां पर हम लड़ रहे हैं वहां जीत भी रहे हैं, हार भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश गए, लगातार 2 हार मिले हमको। महाराष्ट्र में एक मरतबा जीते थे, इस मरतबा जो तरीके की हमें जीत चाहिए थी वो नहीं मिली। दिल्ली भी गए, वहां भी कामयाबी नहीं मिली। जब बिहार गए, लास्ट मरतबा हमने 5 सीटों पर कामयाबी हासिल की। हमें जीत का घमंड नहीं है और ना ही हार का अफसोस है। हम हार कर घर में बैठने वालों में से नहीं है। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में भी हम काम करेंगे। मायूसी, अगर हम ये दिखाएंगे कि हम मायूस हैं, हमारी कामयाबी नहीं मिल रही है, हार देखने के बाद पार्टी छोड़ने का ख्याल तो आता होगा शायद। देखिए, ये पार्टी में काम करने का मजा तब आता है जब हार ज्यादा होती है। जब पार्टी कमजोर होती है
तब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंट, वो मोटिवेशन आता है कि आप पार्टी के लिए काम करें। एमआईएम का माइंडसेट और मकसद ही यही है कि जब पार्टी कमजोर होती हो तब आप आकर काम करें। एमआईएम के कैडर्स का, एमआईएम के मेंबर्स का, एमआईएम के एमएलए एमपी जो भी हैं, ये जब पार्टी कमजोर होती है उस वक्त आगे आकर काम करते हैं। ये नहीं कि आप इख्तेदार पसंद हो, इख्तेदारी में कोई है, हम जाकर उनके साथ जुड़ गए, ये चीजें नहीं है। जब कमजोर है, जब हार हो रही है, तब हम देखते हैं कि कमजोरी हमारी कहाँ है, किस वजह से हम हार रहे हैं, उन कमियों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम पार्टी के काम असद साहब से कभी मुलाकात हुई आपकी? जी नहीं, मेरी बहुत पुरानी शौक है। 2012 से मैं इस चीज में हूँ कि असद साहब से मिलूं, लेकिन मौका नहीं मिला। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप अभी बहुत यंग हैं जी, कुछ कर सकते थे जिंदगी में, कुछ अभी भी कर सकते हैं जी। इलेक्शन में आने की वजह पर्सनल आपकी, पार्टी को छोड़ के? इलेक्शन मेरा अभी कोई मकसद नहीं है कि मैं इलेक्शन कॉम्पीट करूं। मेरा काम, मैं जो सोच रहा हूं कि ज़मीन पर रहकर लोगों से जुड़कर थोड़ा काम करूं, अवाम के एतमाद को देखूं। अगर अवाम मुझे पसंद करती है तो कबूल है, अगर अवाम मुझे नकारती है तो जिन कमियों में मैं हूं उन कमियों को पूरा करने की मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है। एमआईएम में नेपोटिज्म और करप्शन है क्या? एमआईएम में करप्शन का ये दोनों वर्ड हर पार्टी में है। जी जी, मैं एमआईएम के बारे में जानना चाहता हूँ। देखिए, पहले मैं चीज आपको करप्शन के बारे में बताऊंगा। करप्शन जो चीज है वो एमआईएम से इसका ताल्लुक नहीं है, पहली चीज। क्योंकि जितने भी आप एलिगेशंस हैं, जो चार्जेस लगते हैं करप्शन के, वो एमआईएम से रिलेटेड नहीं है। और ये ज्यादातर जो करप्शन के चार्जेस जो होते हैं वो रूलिंग पार्टी से होते हैं। रूलिंग पार्टीज जो करती हैं, जिनके कैबिनेट्स में जो मिनिस्टर्स बैठते हैं, वहां से ज्यादा करप्शन के चार्जेस होते हैं ऑलमोस्ट। लेकिन एमआईएम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, और एमआईएम का खुला ऐलान है कि करप्शन से मुक्त रहना है, किसी भी तरीके की अनएथिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होना है। जी। नेपोटिज्म के बारे में जो है, ये पहली चीज मैं क्लियर करूं, पॉलिटिक्स और नेपोटिज्म में ये कोई अंतर नहीं है। अभी आप असद साहब रूलिंग में हैं, उनके बाद उनकी फैमिली में कोई होगा, उनका बेटा कोई होगा, ऐसा चलते रहेगा कि दूसरों को मौका मिलेगा? मैं आपकी बात को समझ चुका हूं। आप कह रहे हैं कि अब्दुल वाहिद ओवैसी से सलाउद्दीन ओवैसी से अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, ये जो ये चल रहा है, क्या ये चलता रहेगा? ऐसा नहीं है। अगर देखिए, एमआईएम में असद साहब के और भाई हैं और कजिन्स हैं जी। अगर वो चाहते एमआईएम के नाम के ऊपर तो उन लोगों को सीट दे सकते थे। पूरे 7 के 7 सीट उनके घर के अफराद को हो सकती थी, लेकिन उन्होंने वो काम नहीं किया। जो काम ग्राउंड लेवल पर हैकर कर रहा है, जो आवाम की खिदमत में हाजिर हो रहा है, उनके लिए काम कर रहे हैं। और इससे पहले अब देखिए, अगर आप मिसाल लीजिए, जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक कितनी पीढ़ियां, 3-3 पीढ़ियां चल रही हैं जी। अभी अब एक अखिलेश यादव, उनके वालिद मुलायम सिंह यादव, ये 2 लोग भी कर रहे हैं। अब बिहार में देखिए आप, जो हमारे लालू प्रसाद यादव हैं, उनके बेटे तेजस्वी यादव भी हैं, तेज प्रताप यादव भी हैं, वो भी कर रहे हैं। ये बात यह है, अगर आप अवाम के एतमाद को जीतेंगे, अवाम के भरोसे को जीतेंगे, तो आप जीत सकते हैं। अगर आपके अवाम के एतमाद को आप नहीं पूरा कर सकते तो आपको अवाम भी नकार कर फेंक देगी। अब मिसाल आप इनकी ले लीजिए, कुमार स्वामी की। उनके बेटे 2 मरतबा इलेक्शन हारे, वो चीफ मिनिस्टर रहे 2 मरतबा, उसके बावजूद भी 2 हार मिली। क्यों? क्योंकि इसमें नेपोटिज्म नहीं है। अवाम वोट डालकर आपको इसलिए जिताती है कि आप अवाम का काम कर सके। कुछ दिनों के बाद म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन होने वाला है, इस पर क्या प्लान है आपके? म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन के लिए हमारी पार्टी मीटिंग्स भी हो रही हैं जी। ज़्यादा से ज़्यादा कॉरपोरेटर्स हम मैदान में उतारने की कोशिश में हैं, और इंशाल्लाह हम भरपूर कोशिश करेंगे, और ज़रूर हमें इंशाल्लाह इसमें कामरानी हासिल होगी, उम्मीद भी करते हैं। अगर नॉन मुस्लिम इसमें अगर पार्टिसिपेट करना चाहता है तो क्या दावणगेरे से आप उसको सीट देंगे? एमआईएम में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में अगर किसी का अलग रवैया है, एमआईएम को अगर आप समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, ऐसा नहीं है। हमने पहले भी नॉन मुस्लिम्स को सीट दिए थे, आज भी देंगे, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी देंगे। हम किसी का कैस्ट या कैटेगरी देखकर हम सीट नहीं देते। जो इंसान काबिल है, जो इंसान वर्क कर सकता है, जो इंसान का माइंड सेकुलर है, वो आगे आकर वो अवाम के लिए, अवाम के बात को सुनकर उनकी खिदमत पर अपना काम सर अंजाम दे सकता है, तो हम, जो शख्स उस चीज़ का ये रखता है, कैपेबिलिटी रखता है, हम उनको सीट देने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस को कैसे देखते हैं आप? दोस्त मानते हैं, दुश्मन मानते हैं?
कांग्रेस की दोहरी पॉलिटिक्स को हम नहीं मानते। जहाँ जहाँ कांग्रेस, देखिए आप मिसाल ले लीजिए, आप हैदराबाद में वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी, वो असद साहब के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जैसे जैसे कांग्रेस हो और दूसरी पार्टियां हो, अगर मिलकर काम, शुरू से एमआईएम का एक कहना है कि बीजेपी के अलावा कोई भी हमारे साथ अलायंस करें, हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, हमें किनारे कर रहे हैं ताकि ये अक़लियतों का सबसे बड़ा नेता है। कल के दिन सरकार बनेगी तो इसका पोजीशन जो है प्राइम मिनिस्टर का होगा। ये गरीबों की बात करता है, पिछड़े वर्ग की बात करता है, युवाओं की बात करता है, रोजगार की बात करता है, एजुकेशन की बात करता है। कई ऐसे सारे मुद्दों पर जो जब असद साहब बात करते हैं तो न जाने क्यों अपोजिशन को ऐसा लगता है कि ये फलां की बी टीम है, ये हमारे साथ काम नहीं कर सकती। वो हमें इतना काबिल ही नहीं समझ रहे कि वो आप हमारे साथ लेकर काम कर सके। जी, अब जैसे कहा आपने कांग्रेस की आइडियोलॉजी को आप नहीं मानते, लेकिन आपका फ्रेंड सर्कल और आपकी दोस्ती कांग्रेस वालों से ज्यादा है। देखिए, मेरा जो बचपन है, मेरे बचपन के से लेकर बड़े होने तक मेरे दोस्त जो हैं, अली रहमत पहलवान, वो भी एक कांग्रेस के अब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बन चुके हैं। मेरे जो सगे भाई है मोहम्मद बिलाल, वो भी युवा कांग्रेस में। आपके घर में कांग्रेस है? जी। अगर मैं ये सोच कर बैठूं कि मेरे दोस्त दूसरी पार्टी में हैं, मेरे खानदान वाले दूसरी पार्टी में हैं, मेरे अहबाब, मेरे रिश्तेदार दूसरी पार्टी में हैं, तो मैं अपनी आइडियोलॉजी को एक्सप्लोर नहीं कर सकूंगा। ऐसे ही दिन निकल जाएंगे, जमाना बीत जाएगा, मैं भी चला जाऊंगा, मेरी आने वाली पीढ़ियां भी वही करेंगी। इसलिए मैं अकेला चला हूं, तन्हा चला था मैं जानिब मंजिल, मगर लोग आते गए कारवां। दावत देना मेरा काम है, मैं हमेशा देता रहूंगा। आना ना आना उनका काम है, लेकिन हमेशा मैं इस बात पर, हमारी बहस भी होती है, हम जब बैठते हैं बहस भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं। इससे मेरे इल्म में भी इजाफा होता है, उनके इल्म में भी इजाफा होता है। लेकिन बात जो है वो सिर्फ मैं एमआईएम की करता हूँ, ताकि मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ एमआईएम के लिए है। जी, तो आखिर में 4 फन रैपिड करके सवाल है जी, उसका आपको एक ही सेंटेंस में जवाब देना है। वन वर्ड फॉर असदुद्दीन ओवैसी। एजुकेटेड पर्सन, पेट्रियोटिक पर्सन। वन वर्ड फॉर अकबरुद्दीन ओवैसी। इज ए हॉनेस्ट लीडर। वन वर्ड फॉर हमारे मोहम्मद अली शोएब साहब दावणगेरे। ही इज ए ग्रेट इंटेलेक्चुअल पर्सन। वन वर्ड फॉर दावणगेरे यूथ। हुसैनी बने, हक के साथ खड़े रहें, अहले बैत के पैगाम को आम करें। इंशाल्लाह एक नए चेहरे के साथ मिलेंगे एक अगले वीडियो में। और सबसे ज़रूरी बात, बदलाव का हिस्सा बनिए। दावणगेरे में बदलाव की ज़रूरत है, बदलाव का हिस्सा बनिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।